आज स्टूडेंट्स अपने जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 12th ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की और पहली क्लास है। और इसका जो पहला लेसन है उसका नाम है कि आंकड़ों से रिलेटेड जो स्रोत हैं या फिर उनका जो संकलन है वो कैसे एकत्रित किए जाते हैं उससे रिलेटेड। और आज का टॉपिक अपना रहेगा कि आंकड़ों का संग्रह एवं उसका प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। तो सीधी सी बात है कि आंकड़े हैं, आंकड़े एक संख्यात्मक माप होता है, एक संख्या के रूप में इसको मापा जाता है। और ज्योग्राफी में इन्हीं आंकड़ों की क्या है आवश्यकता पड़ती है। वैसे ज्योग्राफी के अंदर क्या मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो जो मानचित्र है वो तैयार किए जाते हैं वो आंकड़ों की सहायता से ही तैयार किए जाते हैं। अब आंकड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आंकड़ों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ज्योग्राफी के अंदर क्योंकि कोई भी गांव है, तहसील है, राज्य है, देश है, तो वहां पर जैसे मान लो कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके लिए संसाधनों की तो क्या है व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आंकड़ों क्या है कि संकलन या फिर एकत्रित किया जाता है। और जो आंकड़े हैं वो जो एकत्रित करने की जो विधियां हैं वो आपने पढ़ी है कि दो प्रकार की विधियां होती हैं। एक तो होती है प्राथमिक विधि और एक होती है द्वितीयक विधि। प्राथमिक विधि के अंतर्गत आप जैसे मान लो कि व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से इंटरव्यू, और दूसरा है कि प्रश्नावली, और तीसरा है कि आप अनुसूची बना के, चौथा अन्य प्रकार की और भी विधियां आ सकती हैं। तो इस प्रकार की विधियों के माध्यम से क्या है कि प्राथमिक आंकड़े आप प्राप्त कर सकते हो। और जो द्वितीयक विधि होती है वो ये है कि द्वितीयक विधि के अंदर जो प्राथमिक आंकड़े जो एकत्रित किए गए हैं वो किसी न किसी रिकॉर्ड के अंदर वो लिखित में या फिर हो सकते हैं कि उनके रिकॉर्ड में दर्ज होंगे, तो उनसे वो आंकड़े प्राप्त करने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है द्वितीयक विधि होती है। यानी कि प्राथमिक आंकड़े जो एकत्रित किए गए हैं उनको यदि हम दूसरे व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी माध्यम से हम जब उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं या फिर जो प्रकाशित आंकड़े होते हैं वो लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो आज आ जाते हैं अपने कहाँ पे आंकड़ों का संग्रह एवं प्रस्तुतिकरण। तो सीधी सी बात है कि जो आंकड़े होते हैं वो बिल्कुल बिखरे हुए होते हैं, हमें यानी कि ये कह सकते हैं कि व्यवस्थित तरीके से नहीं होते हैं। तो जो बिखरे हुए आंकड़े होते हैं उनका पहले तो अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाला जाता है, उसको बोल देते हैं अपने प्रक्रमण बोल देते हैं या फिर इसको बोल देते हैं प्रोसेसिंग। और उसके बाद में उन्हीं आंकड़ों का क्या करते हैं अपने टेबुलेशन कर लेते हैं, एक सारणी तैयार कर लेते हैं या फिर उनका क्या कर लेते हैं एक क्लासिफिकेशन तैयार कर लेते हैं, उनका वर्गीकरण भी कर लेते हैं। वर्गीकरण करने के बाद में उन आंकड़ों को क्या किया जाता है प्रस्तुत किया जाता है या फिर जिसको बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। तो इन्हीं आंकड़ों को जो प्रस्तुतिकरण है वो तीन प्रकार से किया जाता है। एक तो किया जाता है निरपेक्ष रूप से। निरपेक्ष रूप से तात्पर्य ये होता है कि मूल रूप में जो संख्याएं हैं वो वैसी की वैसी ही प्रदर्शित कर दी जाए या फिर लिख दी जाए या शो कर दी जाए, तो उनको बोलते हैं निरपेक्ष प्रस्तुतिकरण। अब नंबर 2 है वो है प्रतिशत, जो अपने पढ़ते आ रहे हैं कि परसेंटेज के रूप में अपने क्या कि डाटा शो करना। तो प्रतिशत के रूप में जैसे मान लो कि हम अपने बात करें देश की बात करें तो जैसे साक्षरता दर अपने को ज्ञात करनी है, तो साक्षरता दर किस में अपने प्रतिशत रूप में प्रदर्शित करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। तो उसके लिए हम फार्मूला कौन सा यूज करते हैं कि कुल साक्षरता और बटा में कुल जनसंख्या और इंटू क्या कर दिया 100, तो हमें पता चल जाता है कि भारत की जो साक्षरता दर है वो क्या है। नेक्स्ट नंबर जो 3 आ जाता है वो आ जाता है सूचकांक, यानी कि संकेत सूची। और ये भी क्या होता है एक संख्यात्मक माप होता है। और सूचकांक के जो ज्ञात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो समय होता है या स्थिति होती है, कोई किसी प्रकार की स्थिति होती है तो उसमें जो परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन को दर्शाने के लिए हम या फिर बताने के लिए हम इन सूचकांकों की सहायता लेते हैं। ये सूचकांक या फिर कहलाते हैं। यानी कि एक ये क्या है संख्यात्मक माप है, समय या स्थिति में परिवर्तन को बताने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। किसको? सूचकांक को प्रयोग में लिया जाता है। अब ये सूचकांक है कि सूचकांक ज्ञात कैसे करते हैं। तो सूचकांक को ज्ञात करने के लिए निम्न फार्मूले का या सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सिग्मा Q1 अपॉन या बाय सिग्मा Q0 और इंटू 100। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा Q1 है इसका तात्पर्य है कि प्रचलित वर्ष का मूल्य या फिर कोई चर राशि हो सकती है, उत्पादन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी प्रचलित वर्ष है जो चल रहा है उस वर्ष का
मूल्य या फिर चर राशि, और सिग्मा क्यू जीरो ये कहलाता है आधार वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष का मूल्य। और ये जो आधार वर्ष है, आधार वर्ष का मूल्य 100 लिया जाता है, आधार वर्ष का मूल्य क्या लिया जाता है, 100 लिया जाता है। अब आप ये समझ चुके हैं कि आंकड़ों क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, यानी कि कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाला जाएगा यहाँ पे, उसके बाद में उसकी सारणी या फिर उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद में उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाएगा, निरपेक्ष, प्रतिशत और सूचकांक। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सूचकांक की बात कर रहे हैं। तो सूचकांक क्या है, एक संख्यात्मक ही तो माप है। ये क्या करता है कि समय और स्थिति में परिवर्तन को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि देश के अंदर उत्पादन किस वस्तु का घटा है या बढ़ा है या फिर देश में जनसंख्या घटी है या बढ़ी है। यानी कि यहाँ पर अपने कुछ ना कुछ ये कह सकते हैं कि एक सार्थक एक निष्कर्ष पे जा सकते हैं। तो ये 2 समयों में, 2 स्थितियों में जो परिवर्तन है उसको ज्ञात किया जा सकता है। उसके आधार पे हम उन परिस्थितियों क्या है मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो इस सूचकांक को जो ज्ञात करने का जो फार्मूला वो क्या रहेगा, सिग्मा Q1 बाय सिग्मा Q0 और इंटू 100। सिग्मा Q1, सिग्मा का तात्पर्य होता है सम, यानी कि जोड़ करना इसका। तो सिग्मा Q1 का तात्पर्य ये है कि प्रचलित वर्ष का मूल्य, और सिग्मा Q0 का तात्पर्य है आधार वर्ष का मूल्य। और आधार वर्ष का जो मूल्य है वो क्या होगा, 100 होगा, 100 ही लिया जाता है। अब हम इस फार्मूले के आधार पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाँ, जो एक क्वेश्चन अब आपके सामने है ये कि ये जो प्रोडक्शन ईयर है वो एक तरफ शो किए गए हैं, और उसके अलावा जो प्रोडक्शन है, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे किसी में भी दे सकते हैं। जैसे मान लो कि आपकी जो प्रैक्टिकल बुक है उसमें दिया गया है कि मिलियन टन में दिया गया है उत्पादन, और यहाँ पे हमने क्या करनी है गणना, और यहाँ पे क्या हमें ज्ञात करने हैं, सूचकांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे था कि 1970-71 को यहाँ पे इसने आपके प्रश्न के अनुसार क्या माना है, इसने आधार वर्ष माना है। तो 1970-71 को आधार वर्ष माना है, और आधार वर्ष का जो उत्पादन है वो कितना है, 32.5 है। तो हमें पता है कि जो आधार वर्ष का जो मूल्य है वो क्या लिया जाता है, यानी कि फार्मूले के अनुसार कि सिग्मा Q1 बाय सिग्मा Q0 और इंटू 100, ये इसका क्या रहेगा, फार्मूला रहेगा सूचकांक का। तो यहाँ पर सिग्मा Q1, तो सिग्मा Q1 क्या है, 32.5। तो 32 बाय आधार वर्ष, यानी कि सिग्मा Q0 आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है कि 1970-71 को आधार वर्ष मानते हुए हमें सूचकांक ज्ञात करने हैं। तो सिग्मा Q0 का जो मूल्य रहेगा वो कौन सा रहेगा, 32.5, और इंटू में क्या रहेगा, 100 रहेगा। तो 32.5 से 32.5 को विभाजित करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को यदि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास सूचकांक क्या आएगा, 100 ही आएगा। और इसके अंतर्गत इंडेक्स के अंदर क्या होता है कि जब आधार वर्ष का जो मूल्य 100 दिया गया है उसको जो मेजरमेंट करेंगे तो उसका सूचकांक भी क्या आएगा, 100 ही आएगा। इसी प्रकार से 1980-81 के अंदर जो उत्पादन था वो कितना है, 42.5 है। तो यहाँ पे 42.2 बाय 32.5 और इंटू 100, यानी कि 42.2 अर्थात प्रचलित वर्ष का जो मूल्य है, प्रचलित वर्ष का जो मूल्य है या फिर प्रचलित वर्ष का जो उत्पादन है वो कितना है, 42.2 है। तो मैंने सिग्मा Q1 की जो वैल्यू ली है वो कितनी ली है, 42.2, और यहाँ पर जो आधार वर्ष था, आधार वर्ष का जो मूल्य है वो कितना है, 32.5। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 32.5। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लगभग 130, और इस बात का ध्यान कर लेना कि जब आप इसका आंसर फाइंड आउट करोगे तो फाइंड आउट करने के बाद में यदि यहाँ पर 129.84 आपका आंसर आ रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद में यदि 50 से ऊपर संख्या आ रही है तो आगे वाली संख्या को पूर्ण कर दो, अर्थात 129.84 है तो इसको क्या कर देंगे, अपने 130 कर देंगे। और यदि यहीं पर आंसर आ जाता कि 129.3 आ गया तो इसको क्या करेंगे, अपने
129 ही लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको पूर्ण ही लिखना है, सूचकांक को पॉइंट्स के या दशमलव में इसको नहीं दर्शाना है। उसके बाद में 1990-91 के लिए जो सूचकांक ज्ञात करेंगे तो इसकी जो प्रचलित वर्ष का जो मूल्य है वो 53.7 है और जो आधार वर्ष का मूल्य है वो कितना है 32.5 है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 32.5 और इंटू में वही 100 रहेगा। और इसका जो सूचकांक है जब इसको आप सॉल्व करोगे कि 53.7 में यदि 32.5 का भाग दोगे, जो भागफल आ गया उसको 100 से गुणा करोगे तो 165 आ जाएगा। उसके बाद में 2000-2001 के लिए जब हम सूचकांक की गणना करेंगे तो यहाँ पर जो प्रचलित वर्ष का जो मूल्य रहेगा वो 67.4 और बटा में इसको किससे विभाजित कर देंगे 32.5 से, और इसको गुणा किससे कर देंगे अपने 100 से गुणा कर देंगे, और अपना जो सूचकांक आएगा वो कितना आएगा 207 आएगा। अब इन सूचकांकों से पता क्या चला हमें सूचकांकों से क्या पता चला कि जो 1970-71 में जो उत्पादन था वो 32.5 था, सूचकांक क्या आया 100 आया। अब ये है कि 1980-81 में क्या हुआ, कितने प्रतिशत इसके अंदर वृद्धि होगी, उत्पादन के अंदर वृद्धि होगी। लो उत्पादन में की बात करें तो उसमें कितनी वृद्धि हुई है, इंक्रीज कितना आया। तो यहाँ पे हमें अंतर दिखाई दे रहा है कि जो आधार वर्ष था या फिर 1970-71 में जो सूचकांक था वो 100 था और 1980-81 के अंदर बढ़कर वो सूचकांक कितना अपने को प्राप्त हुआ 130 प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि इन 10 वर्षों के अंदर लोहे का उत्पादन 30% बढ़ गया है, 30% बढ़ गया है। अर्थात इसमें क्या किया जाएगा कि ये जो नेक्स्ट ईयर 1980-81 का उत्पादन है उसमें से क्या करेंगे अपने आधार जो वर्ष का जो सूचकांक है उसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर 130 में से क्या करेंगे 100 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 30, अर्थात 1970-71 से लेके 1980-81 के बीच में उत्पादन में 30% की वृद्धि हुई है। अब 1990-91 में देखें तो यहाँ पर जो सूचकांक प्राप्त हुआ वो हुआ 165। तो यहाँ पर यानी कि 1970 से लेके 1990-91 के बीच में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो यहां पर ये कह सकते हैं कि 165 माइनस 100, इस सूचकांक को घटाएंगे, आधार वर्ष का जो सूचकांक है उसको घटा देंगे तो यहां पे कितने अपने को प्राप्त हुआ है 65, वो फाइंड आउट कर लिया। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन जो लोहे का जो प्रोडक्शन था वो 1970-71 से 1990-91 तक 65% की वृद्धि देखी गई है। उसके बाद में 2000-2001 के जो हमें सूचकांक प्राप्त हुआ वो हुआ 207। तो 207 में से वही अपने क्या करेंगे 100 घटा देंगे तो सीधी सी बात है कितना आ गया 107। अर्थात इन 30 वर्षों के अंदर अपना जो लोहे का जो उत्पादन था वो दुगने से अधिक हो गया, दुगने से अधिक हो गया। अर्थात 100 से बढ़कर कितना हुआ 207, और उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ 107% इसमें परिवर्तन हुआ है। अर्थात देश के अंदर लोहे का उत्पादन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उत्पादन भी इस बार इसका क्या है बढ़ता ही गया है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें सूचकांक कैसे प्राप्त करने हैं। सूचकांक प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, फार्मूला चाहिए। फार्मूला आपके सामने एक सिग्मा Q1 बाय सिग्मा Q0 और इंटू 100, और सिग्मा जो Q0 होगा जो आधार वर्ष होगा उसका जो मूल्य होगा वो कैसा मान के चलेंगे अपने 100 मान के चलेंगे। और इस प्रकार से अपने क्या करते जाएंगे इसकी गणना करते जाएंगे और ये सूचकांक प्राप्त हो जाएंगे। इसका फायदा क्या होता है कि आपके जैसे मान लो प्रैक्टिकल बुक है वो यदि एग्जामिनर ने ले ली और उसमें से जैसे इसी चैप्टर को उसने खोल लिया, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो वो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि 1990-91 में 1970-71 से यदि अपने कंपेयर करें तो कितने प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है या फिर घटा है। तो सीधी सी बात है कि जब आपको पता होगा कि यहाँ पे कितना आ रहा है 165 आ रहा है और आधार वर्ष में क्या था 100 था, तो आप बोल सकते हो कि सर 1970-71 से लेके 1990-91 के बीच में 65% जो उत्पादन है वो बढ़ा है। तो ये आपको अब ये है कि आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है आगे देख रहे हैं कि उसका जो वर्गीकरण करना है, अपने को वर्गीकरण करना, जो सारणी तैयार करनी है, इसका टेबल तैयार करना है या फिर इसका जो क्लासिफिकेशन करना है वो किस प्रकार से आंकड़ों का करना है कि आंकड़े अपने को क्या मिले, एक बिखरे रूप में
मिले हैं। अब इनका क्या करना कि अपने को वर्गीकरण करना है। तो वर्गीकरण करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले तो आंकड़ों का विस्तार देखेंगे। पहले तो क्या देखेंगे, आंकड़ों का विस्तार। आंकड़ों का विस्तार देखने के लिए हमें जो बिखरे हुए आंकड़े मिले हैं इसका एक न्यूनतम मूल्य या फिर जो सबसे छोटी संख्या वो लेंगे और उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो देखेंगे। तो ये जो बिखरे हुए आंकड़े मैंने ले रखे हैं, तो यहां पर जो सबसे छोटी संख्या वो आ रही है 11। तो विस्तार के लिए क्या ले लिया मैंने, सबसे छोटी संख्या 11 ले ली। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे जो बड़ी संख्या आ रही है वो आ रही है कि 59। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया, 59 ले लिया। तो ये जो डाटा दिखाए गए हैं वो दिखाए हैं कि ज्योग्राफी विषय के अंदर जो 30 विद्यार्थी थे, 30 विद्यार्थी थे, उन्होंने निम्न प्रकार से अंक प्राप्त किए हैं। कि सबसे जो कम अंक प्राप्त किए वो कितने किए, 11, और सबसे अधिक जो अंक प्राप्त किए वो कितने किए, 59 उसने अंक प्राप्त किए हैं। अब हम आंकड़ों का विस्तार का तो पता चल गया कि आंकड़ों का विस्तार कहां से कहां तक है, कि 11 से कहां तक है, ये 59 तक है। अर्थात अब आगे जो तैयार करेंगे वो तैयार करेंगे अपने वर्ग अंतराल तैयार करेंगे। तो वर्ग अंतराल भी हमें क्या करना है कि इतना लंबा भी तैयार नहीं करना कि गणना करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाए, और इतना छोटा भी नहीं करना कि थोड़ा सा क्या है कि भद्दा भी लगे। तो हमें वर्ग अंतराल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर यदि मैं इसको ये मान के चलूं कि 59 है और यहां पर यदि मैं 60 ले लूं और यहां पे ये 11 है, तो यहां पे क्या है 10 हो गया। तो यहां पे ये कह सकते हैं कि अपने को जो वर्ग अंतराल तैयार करने पड़ेंगे वो कहां से तैयार करने पड़ेंगे, 10 से लेकर और 60 तक तैयार कर लेंगे अपने। तो इसको तैयार करने के लिए अपने क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि 10 से 20 ले लिया, 20 से 30 ले लिया, 30 से 40 ले लिया, 40 से 50 और 50 से 60, ये वर्ग अंतराल ले लिए। अब ये वर्ग अंतराल तात्पर्य यानी कि इन वर्गों के बीच में जो अंतर है, इन वर्गों के बीच में जो अंतर है, अर्थात वर्ग का तात्पर्य होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के वर्ग में अंतराल कितना रखा गया है। तो यहाँ पे मैंने 10-10 का इनके बीच में क्या रखा है, अंतराल रखा है। अब नया नेक्स्ट है कि वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या। तो वर्गों की संख्या ज्यादा नहीं लंबी खींच सकते। ये नहीं है कि अपने जैसे मान लो कि 10 से 15 ले लिया, 15 से 20 ले लिया, फिर 20 से अपने 25 ले रहे हैं, 25 से क्या ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं। तो ये थोड़ी सी सारणी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और गणना करने में भी समय क्या लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो यहां पर मैंने जो लिया, अब वर्गों की संख्या आप देख रहे हैं कि मैंने यहां से 10 से लेके और 60 तक इनका पहले क्या तैयार किया, मैंने वर्ग अंतराल तैयार किया। वर्ग अंतराल तैयार किया तो वर्गों की संख्या भी हमें प्राप्त होगी कि 1, 2, 3, 4 और 5, ये वर्गों की संख्या आ गई है। अब ये है कि नेक्स्ट जब अपने इसका वर्गीकरण तैयार कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, मिलान चिन्हों का प्रयोग करेंगे। इसको बोल देते हैं फॉर एंड क्रॉस विधि, फॉर एंड क्रॉस विधि। इसके अंदर यानी कि 10 से लेके 20 के बीच में कितने बच्चे हैं, उन बच्चों की संख्या को लिखेंगे, उन बच्चों की संख्याओं को लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे मिलान चिन्ह के रूप में। जैसे यहां पर जो बच्चों की संख्या है कि 10 से लेके 20 के बीच में, एक तो आ गया 11, 12 और उसके बाद में 13, 17, 18 भी इसी में है और 15 भी इसी में है और 19 भी इसी में है। अब आप देखिए कि इन मिलान चिन्ह जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे संख्या कितनी आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 को यूं लिखा जाएगा कि अर्थात पढ़ने में इसको क्या हो, आसानी हो, कि हमें देखते पता चल जाए कि ये जो ऊपर से नीचे क्रॉस का चिन्ह दिया गया है कि ये 5 को प्रदर्शित कर रहा है, 5 को क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 5 हो गए, तो आगे 2 डंडियां और खींच देंगे, कितने हो गए यहाँ पे, 7। अब इसके जो आवर्ती आगे के 10 से 20 के बीच में जो अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या है वो कितनी है, 7 है। अब नेक्स्ट कि 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं जिन्होंने ज्योग्राफी के अंदर अंक प्राप्त किए हैं, उन बच्चों की संख्या 20 से 30 के बीच में देखेंगे। अब 20 से 30 के बीच में देख रहे हैं तो यहां पे क्या आ गया, ये 1, 2, 3 और उसके बाद में ये 4, 5,
6, 7 और 8 बच्चे आ गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 और 3, 5 6 7 और 8। यहाँ पे बच्चों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। अब है कि 30 से 40 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो 30 से 40 के बीच में, तो ऊपर से देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, 1 और उसके बाद में ये 2, उसके बाद में ये 3, उसके बाद में 4। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या कितनी आ गई, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे संख्या में प्रदर्शित कर देंगे 4। फिर आ गया कि 40 से 50, 40 से 50 के बीच में सॉरी ये भी आ गया 1 30। तो यहाँ पर जो संख्या रहेगी वो कैसी रहेगी, 5 रहेगी। अब आप ये कहोगे कि ये जो 30 अंक जिस विद्यार्थी ने प्राप्त किए थे उनको 20 से 30 के बीच में शामिल क्यों नहीं किया। तो इसका कारण ये है कि जब 30 कोई बच्चा अंक प्राप्त कर लेता है तो उसको नेक्स्ट वर्ग में शामिल किया जाता है। इसका भी कारण बताया जाएगा आपको। तो जो जैसे मान लो कि 30 अंक किसी ने प्राप्त किए तो उसको किस वर्ग में रखेंगे, 30 से 40 वाले वर्ग में रखेंगे। किसी ने 40 अंक प्राप्त कर लिए तो उसको 40 से 50 वाले वर्ग में रखेंगे। किसी ने 50 अंक प्राप्त कर लिए तो उसको 50 से 60 वाले वर्ग में ही उसको काउंट करेंगे, गिना जाएगा, लिखा जाएगा। किसी ने यदि 20 अंक प्राप्त किए तो उसको 20 से 30 वाले वर्ग में लिखा जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि 40 से 50 जो अंक प्राप्त किए वो कितने हैं। 40 से लेके 50 के बीच में 1 2 3 4 4 बच्चे हैं तो 4 डंडी खींच देंगे, 1 2 3 और 4। तो यहां पे क्या आ गया 4। फिर 50 से 60 के बीच में, तो 50 से 60 के बीच में 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे वही 1 2 3 4 5 और 1 6। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 6 लिख दिया। तो ये हमें क्या है कि एक आवर्ती प्राप्त हो चुकी है कि 10 से 20 के बीच में जो अंक प्राप्त किए बच्चों की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। 30 से 40 के बीच में 5 बच्चे हैं जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं। 50 से 60 के बीच में 6 बच्चे हैं जिन्होंने 50 से 60 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। अब ये देखिए कि जो आवर्ती है, आवर्ती संख्या, इनको आवर्ती को जोड़ेंगे, फ्रीक्वेंसी को जब इसको सम किया जाएगा अर्थात सिग्मा f = 30 या फिर n = 30, यानी कि जो बच्चों की संख्या वो कितनी आ गई 30। और हमने भी यहाँ पे जैसे 10 से 20 के बीच में या फिर जो टोटल 30 बच्चे थे उनके अंकों को यहाँ पे वर्ग के रूप में और जो प्राप्त करने वाले विद्यार्थी थे उनको आवर्ती के रूप में दर्शा दिया। अब ये है कि संचयी आवर्ती, संचयी आवर्ती को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो आवर्ती है 7 का 7 इसको जोड़ते हुए चलेंगे। 7 और 8 कितने हो गए, 15 हो गए। 15 और 5 कितने हो गए, 20। 20 और 4 24, 24 और 6 30। अर्थात 60 या 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है यहाँ पे 30। और यहाँ पे भी क्या है सिग्मा f 30 और n कितने अपने को प्राप्त हो गए 30 प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि जो 2 विधियां थी वर्गीकरण की, एक तो क्या थी अपवर्जी और दूसरी कौन सी थी समावेशी अर्थात एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। तो अपवर्जी विधि तो ये है कि अपवर्जी विधि के अंदर क्या होगा कि जो पहला वर्ग होगा उसकी जो उच्च सीमा होगी, जो उसकी उच्च सीमा होगी जिसको इकोनॉमिक्स में L2 के नाम से जाना जाता है या फिर इंगित करते हैं, और दूसरे वर्ग की जो निम्न सीमा है वो दोनों क्या होती है इसके अंदर बराबर होती हैं। अर्थात प्रथम वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होगी। जैसे यहाँ पे पहला वर्ग था उसका विस्तार क्या है 10 से 20 और दूसरे क्या है कि 20 से 30, फिर 30 से 40, यानी कि इस वर्ग की उच्च सीमा और नेक्स्ट जो वर्ग है तो उसकी जो निम्न सीमा वो क्या रहेगी बराबर रहेगी। तो ये तो कहलाती है अपवर्जी एक्सक्लूसिव। और समावेशी में क्या होता है कि इसके अंदर अंतर पाया जाएगा कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि 10 से 19 और फिर 20 से 29 फिर 30 से 39। तो अब ये जो वर्ग है तो इसमें क्या है आपको अंतर नजर आ रहा है कि जो पहला वर्ग था उसकी उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की जो निम्न सीमा है L1, इनके बीच में क्या है अंतर देखने को मिलेगा।
अब जिसके जो 30 अंक प्राप्त थे हमने इसके अंदर शामिल नहीं किया, दूसरे वर्ग में शामिल नहीं किया। अब वहां पे समावेशी यदि विधि होती, समावेशी विधि होती, फिर भी हम क्या उसको किस में शामिल करते हैं, 30 से 40 वाले में। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने उस 5वें विद्यार्थी को शामिल किया था जिसके 30 अंक थे, कि 30 से 40 वाले में कुल विद्यार्थी कितने थे, 5 थे। यदि 30 वाले अंक को इसके अंदर शामिल नहीं करते तो वो अंक कहाँ पे चला जाता, इसके अंदर जा सकता था, जो इसके अंदर शो ही नहीं करता है। तो इसीलिए ये दो प्रकार की विधियां हो गई कि अपवर्ज्य विधि और समावेशी विधि। अब ये है कि इन्हीं को हम जब ग्राफ के रूप में दर्शा देते हैं, इन्हीं